देखिए, कवि बनाए नहीं जाते, कवि होते हैं। हम ये सोचें कि कोई कविता बनाने की यूनिवर्सिटी है, कोई फैक्ट्री खुली हुई है, नहीं। हीरा बनाया नहीं जा सकता, हीरा तराशा जा सकता है। तपती हुई ज़मीं है, मैं जलधार बाँटता हूँ। पतझड़ के रास्ते पर मैं बहार बाँटता हूँ। आग का दरिया है, जीना भी मुश्किल। इस नफ़रत के दौर में मैं प्यार बाँटता हूँ। तो हम स्वागत करते हैं कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। ग्वालियर इम्पैक्ट के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आज आप मेरे पास आए हैं, इसलिए आपका भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले भी कई बार ग्वालियर आ चुके हैं, तो आपका ग्वालियर में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, ग्वालियर कला की नगरी है। जिस शहर में तानसेन ने अपना स्थान बनाया हो, वो पैदा हुए हों, तो उस जगह तो कलाकारों का आना जाना लगा ही रहना चाहिए। और उसी सिलसिले में हम लोग भी आते हैं, हम भी कलाकारों की श्रेणी में आते हैं, अगर आप मान लें तो। यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, श्रोता बहुत अच्छे हैं जो कलाकारों को पलकों पे बिठाते हैं। क्योंकि मैं कविता की दुनिया से हूँ, इसलिए मैं अपनी कविता की बात कर रहा हूँ कि यहाँ शब्दों के बड़े पारखी लोग हैं। मुकुट बिहारी सरोज, प्रदीप चौबे जी, डॉक्टर कीर्ति काले, जो पहले कीर्ति भागवत थी, यहीं की जन्मी हुई हैं। तो यहाँ कविता को जीने वाले, कविता को पीने वाले लोग रहते हैं और सम्मान करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है आना। आपका जो दर्जा है कवि के रूप में बहुत ऊंचा माना जाता है। तो सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपको कब लगा कि हाँ, अब ये कविता है, अब मैं मतलब एक कवि बन रहा हूँ? देखिए, ये आप कह रहे हैं कि मेरा दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। मैं नहीं मानता कि मेरा दर्जा बहुत ऊंचा है। अ, मैं ये भी नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये सब गॉड गिफ्टेड होती है। जीवन भर आदमी वो काम करता है जो पिताजी चाहते हैं। पिताजी चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या खेती करे, या मास्टर बन जाए। लेकिन होता वही है जो संसार के पिताजी चाहते हैं। मेरे पिताजी ने चाहा मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी पूरी, फिर मेडिकल अफसर पर भी रहा था राजस्थान में। लेकिन संसार के पिताजी कुछ और चाहते थे, तो उन्होंने मुझसे दूसरा काम कराया। इसलिए फिर नौकरी भी नहीं की, मैंने छोड़ दी 3 साल करने के बाद सरकारी नौकरी। और कविता के जो कीटाणु थे वो दादाजी से आए। हमारे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे और पिताजी भी थे, लेकिन सब स्वांत सुखाए लिखते थे अपने आनंद के लिए। मैंने उसको कैश कर लिया है बस। देखिए, कवि बनाए नहीं जाते, कवि होते हैं। हम ये सोचें कि कोई कविता बनाने की यूनिवर्सिटी है, कोई फैक्ट्री खुली हुई है, नहीं। हीरा बनाया नहीं जा सकता, हीरा तराशा जा सकता है। तो अगर कोई कवि है, कोई कविता लिखता है, तो उसकी आप कविता ठीक कर सकते हैं। आप बाई बर्थ उसे कवि नहीं बना सकते। बात आप जो कह रहे हैं कि आपको कैसे लगा कि मुझे कवि बनना चाहिए, तो मुझे नहीं लगा। ये सब मोर के पंखों में रंग कोई नीचे नहीं भरता, सब ऊपर से भरे हुए आते हैं। बिल्कुल सही बात सर। और सर, आपने बताया कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने और आपने डॉक्टरी की पढ़ाई भी करी। तो उस वक्त कैसे आपने दोनों के बीच में तालमेल बिठाया, जो जैसे आपका एक रुझान था कविताओं की तरफ और एक साथ आप अ, डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे? देखिए, ज़िंदगी भर व्यक्ति तालमेल ही बिठाता है। बाहर से अपने अंदर और बाहर जूझता रहता है और तालमेल बिठाता है, तभी ज़िंदगी उसकी चल पाती है। तो इसी तरह से मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कविता को और डॉक्टरी को बैलेंस करके रखा। कहीं पिताजी नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए मैंने नौकरी भले ही छोड़ दी, लेकिन आज भी मेरी क्लिनिक है। संसार के पिताजी नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए मैं कविता भी करता हूँ। दोनों में बैलेंस बना हुआ है। देखिए, दर्द का इलाज दोनों में होता है, कॉमन है। हमारे अंदर जो पेन है, लेबर पेन हो जैसा होता है, कविता जब अंदर से निकलती है ना, तो बहुत दर्द होता है और ऐसा लगता है बस ये निकल जाए, डिलीवरी हो जाए इसकी। जैसी कविता आपके अंदर से निकल गई, बहुत सुकून मिलता है। यही डॉक्टरी पेशे में भी है। दर्द उठता है तो फिर दर्द का इलाज जब जब तक दवा नहीं मिल जाती उसको, तब तक दर्द बंद नहीं होता। तो मेरे लिए तो आसान है ना ये।
दर्द एक ही है, दो ट्रीटमेंट। तो सर जैसे आपने बताया तो आपने ऐसा कभी कोई किस्सा हुआ है कि आपके मरीज हो और आपने उनको गीत सुनाया, उनने आपसे कोई फरमाइश की हो कि डॉक्टर साहब एक गीत हो जाए? देखिए, ये दोनों प्लेटफार्म अलग अलग हैं। उस प्लेटफार्म पे दूसरी गाड़ी आती है, इस प्लेटफार्म पे दूसरी गाड़ी आती है। ऐसा कभी अवसर नहीं आया कि जिसके पेट में दर्द हो रहा हो वो ये कह दे कि आप मुझे कविता सुना दीजिए, ठीक हो जाऊँ। उसको फिर कुछ नहीं दिखता, उसको ये दिखता है कि या तो इंजेक्शन मिले या कोई टैबलेट मिले। ये अलग बात है, कोई बहाना बना के आ जाए कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे कविता सुना दी, मैंने कल आपकी वहाँ सुनी थी, यूट्यूब पे सुनी थी। तो ऐसे तो बहुत आते हैं। और हालांकि मैं वन थिंग एट ए टाइम करता हूँ। क्लिनिक पे हूँ तो फिर क्लिनिक को जीता हूँ, फिर वहाँ कोई कविता की बात नहीं होती। जब कवि सम्मेलनों में होता हूँ फिर कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं होती। एक जगह रहिए, 100% दीजिए अपना, डूब जाइए वहाँ पे, तो ही आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात सर। सर एक किस्सा है आपका कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपके सीनियर्स ने आपके साथ तबला और हारमोनियम बजाने से मना कर दिया था, और सर आज आपको हर कवि सम्मेलन में बुलाया जाता है, लोग आपके साथ परफॉर्म करने के लिए कोशिश करते हैं कि आपके साथ परफॉर्म कर पाएँ, तो वो किस्सा क्या था? वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आते हैं, कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत देर बाद आते हैं। और जब वो पॉइंट आता है तो फिर वहाँ से आपको निर्णय करना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है, अब आप क्या करेंगे। तो वो टर्निंग पॉइंट था। मेरी संगीत में बड़ी रुचि थी। मैं जब बीएमएस कर रहा था तो एनुअल फंक्शन था। जो मेरे से सीनियर थे, 4 साल सीनियर, हमारे मेडिकल लाइन में सीनियर्स की बड़ी इज्जत की जाती है, तो वो बड़े कलाकार थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी परफॉर्म करना है, आप, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरी किसी से जान पहचान नहीं थी, किसी को नहीं जानता था, तो मैंने कहा आप मेरा थोड़ा सा हेल्प कीजिए, इस हारमोनियम बजा दीजिए। तो उन्होंने नहीं कहा, अरे मैं 1.5 घंटे से बजा रहा हूँ, इसलिए मेरी उंगलियों में दर्द है, मैं तो नहीं बजा पाऊँगा। तो मैंने कहा आप इस तबले वाले से कह दिए ये थोड़ी संगत कर दे, मैं बिना हारमोनियम के गा लूँगा। तो वो भी उन्हीं का आदमी था, तो बोला कि नहीं नहीं, मैं भी नहीं कर सकता, और आप पता नहीं कैसे गाएंगे, क्या गाएंगे, मैं नहीं बजा पाया। तो उस रात फिर मैंने निर्णय लिया, मैंने बिना हारमोनियम तबले के जो सुनाना चाहता था वो सुनाया। और जब सुनाया तो जो ईश्वर की कृपा बरसी उस समय, उस एक परफॉर्मेंस पे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शायद अगर हारमोनियम के साथ गाता या तबले के साथ गाता तो इतना बढ़िया कर पाता। जब सारे के सारे लोग बहुत इम्प्रेस हुए और मेरे कैलिबर में जो उतार चढ़ाव आया, सब लोग मुझे जान गए एक रात में, तब मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे पड़ा हुआ हूँ हारमोनियम तबले के। मैंने आज के बाद हम इसका सहारा नहीं लेंगे। अगर आप परजीवी होकर जीना चाहते हैं तो फिर आपको इनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल चलिए, आपके पास पेन और डायरी होनी चाहिए, और आप अपना परफॉर्म करिए, कम से कम किसी भरोसे तो नहीं रहेंगे ना। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। अगर वो श्रीमान जी अगर उस रात मुझे बना ना करते तो फिर मैं इस कविता की लाइन में नहीं आ पाता। तो मैं तो उनका एहसान मानता हूँ। मेरे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का एक शेर है बहुत अच्छा, कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो गया। जैसे मैं भी लिखता हूँ तो मैंने देखा है कि कई लोग जो लिखना स्टार्ट, या तो उनका दिल टूटा होता है, या उनको कभी नया नया प्यार हुआ होता है, या मतलब वो मनमौजी होते हैं। तो सर आप अपने आप को किस तरीके के कवि के रूप में बयां करेंगे, एक दिल टूटा आशिक, सच्चा प्रेमी, या मनमौजी? देखिए, कवि जो बाद में बात करिए ना, मनमौजी, कवि बेसिकली मनमौजी होता है, फ़कीर होता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती। वो जिस तरफ मुड़ गया उस तरफ रास्ता बना लेता है। तो एक तो उस कैटेगरी में आ जाता हूँ मैं। दूसरी कैटेगरी, आपने कहा कि दिल टूटा हुआ है या प्यार में कहीं चोट खाई हुई है, ऐसा तो नहीं है कहीं। देखिए, ऐसा सबके साथ होता है। अगर कोई ये कहे कि आपने प्यार नहीं किया या इन्होंने प्यार नहीं किया, तो आप झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं। सब प्यार करते हैं। प्यार की काइंड बदल सकती है, प्यार का रूप बदल सकता है।
आप देश से भी प्यार कर सकते हैं, अपनी माँ से भी प्यार कर सकते हैं, अपने पिता से भी प्यार कर सकते हैं, अपने बच्चों से भी प्यार कर सकते हैं। प्यार सिर्फ लड़के लड़कियों के बीच में नहीं होता। अगर आपकी बेटी या बेटा आपका दिल तोड़ के चला जाए, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तब भी आप कभी बच जाएंगे। देश के ऊपर आँच आए और जो हमको ऐसा लगा कि देश की सेवा के लिए या देश राष्ट्रभक्ति के हमें गीत लिखने हैं, तो फिर आप राष्ट्र की भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये दोनों बातें हैं, तय हैं। एक आम तौर पे सारे पत्रकार वहीं आके उनकी सुई अटकती है कि आपका कहीं दिल तो नहीं टूटा था, या कहीं प्रेरणा क्या है आपकी, जो आप प्रेम की या मोहब्बत की कविताएं लिखते हैं। तो मैं बस एक ही शेर बोलता हूँ कि वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, कोशिश करूँगा कि तेरा नाम ना आए। तो सर यही ज़िक्र की बात से एक क्वेश्चन, अगला सवाल मेरा ये है कि सर ऐसा कोई शख्स जिसका ज़िक्र आप अक्सर अपने गीतों के ज़रिए या अपनी कविताओं के ज़रिए कर देते हैं? नहीं, ऐसा कोई है, क्योंकि मैं कोई भी कच्ची गोली नहीं खेलता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मान लीजिए मैं जिसके लिए गीत लिखता हूँ, और अगर मैं आपका नाम बता दूँ, अच्छा खासा घर उजड़ जाए बेचारी का, तो ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा होता भी नहीं है कहीं भी, और समझने वाले सब समझ जाते हैं इशारा कहाँ हो रहा है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। कविता वही होती है जिसमें नाम नहीं होता। अच्छी कविता तो वही है कि आप इशारों में बात कहते हैं। आप नेताओं का भी नाम लेके बात करेंगे तो फिर वो कविता कविता नहीं रहेगी, आप इशारों में बात करिए। तो सर बिल्कुल सही बात की सर आपने, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। सर आपकी ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई लाइन जो आपको याद रह गई हो, जो मतलब आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसे आप हर कवि सम्मेलन में बोल ही देते हैं? मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पे अलग अलग कविताएं पॉपुलर हुई। सबसे पहली कविता, मैं 82 से माइक इस दुनिया में हूँ, मुझे 39 ईयर हो गए कविता में, कवि सम्मेलनों में। तो जब शुरू में आया था तब एक कविता थी कि हाँ, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए। फिर कुछ साल बाद फिर एक दूसरी कविता आई, अ, तुम उफनती हुई सी नदी लग रही, आओ अपना समंदर बना लो मुझे, मैं गए वक्त साहू न फिर आऊँगा, मुड़ के आवाज़ देकर बुला लो मुझे। फिर थोड़ा सा समय गुजरा, फिर एक कविता और पॉपुलर हुई, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूँ, क्या पता फिर ये दर्पण मिले न मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले न मिले। फिर थोड़ा सा और समय बीता, फिर एक कविता और पॉपुलर हुई जिसमें था कि रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। फिर एक गीत और पॉपुलर हुआ कि थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, भोर बंदे हरी पार कर आइए, बहुप्रतीक्षित खड़ा दोपहर है मेरा। उसके बाद फिर एक गीत और हुआ जिसमें फिर जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोओगे, दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोओगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोओगे। तो समय समय पर ये फेज बदले, लेकिन सबसे ज़्यादा गीत तो बहुत लिखता है आदमी, अपने हाथ से खूब गीत लिखेगा, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो लिखवाए जाते हैं, और लिखवाता कौन है? जिसने आपको कवि बनाया है। और कवि किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान की जिस शब्द पे कृपा हो जाए, जिस गीत पे कृपा हो जाए, वो पॉपुलर हो जाता है। इस समय मेरी पहचान का जो गीत है वो रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। इस गीत ने मुझे बहुत पहचान दी, बहुत पॉपुलर हुआ। जहाँ मैं जाता हूँ, नई जगह भी जाता हूँ, मुझसे पहले ये पहुँच जाता है। तो अलग अलग फेस में अलग अलग गीत, ये गीत जो है मेरे दिल के करीब है। रही बात आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा गीत अच्छा लगता है, तो शबरी थी ना राम के स्वागत में, जितने बेर लेके आई थी, उसको अपने सारे बेर मीठे लगते हैं। तो मेरी तो मुझे सारी कविताएं मुझे तो अच्छी लगेंगी। अब सवाल इस बात का कि मेरी ऐसी कौन सी कविता है जिसको जो जनता पसंद करती है, जो राम जी पसंद करते हैं, ऐसा कौन सा बेर है?
तो वो बेर है, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। जैसे आप स्टेज पे इतने शोज़ करते हैं, तो सर कभी कोई ऐसा किस्सा जब आप रुकना चाहते हो या अब आप थक गए हो, लेकिन सामने से फरमाइश आती जा रही है कि अब ये वाला, तो ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो कभी? हर रात होता है, हर रात। कल भी हुआ है। कल कम से कम 5,000 जनता थी और मेरे क्रम तक लगभग 9 कवि थे। मेरे क्रम तक आते आते वो 500 लोग रह गए। उस समय तक वही लोग रहते हैं जिन्हें कविता सुननी होती है। कविता देखने वाले चले जाते हैं, कविता सुनने वाले रह जाते हैं। और उस समय मुझे लग रहा था कि बस एक कविता सुना के बैठ जाऊंगा, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, क्योंकि अब इतने साल हो गए, 39 साल हो गए, 40 साल होने आए, तो अब सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सब एक चीज़ की नस नस से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो ये अब रात को एक गीत के बाद मुझे कितने गीत सुनाने पड़े मैं जानता हूँ। मैं पीछे छुड़ा के भागा हूँ वहाँ से। मैंने कम से कम 6 गीत सुनाए रात को। उसके बाद भी पीछा छुड़ा के भागा वहाँ से। मैंने कहा मुझे ग्वालियर पहुँचना है। तो ये तो हर रात होता है। जो युवा कवि हैं उनको सर आप क्या एक राय देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी कविताओं को संजोएं और उन्हें प्रस्तुत करें लोगों के सामने? मैं ग्वालियर इम्पैक्ट के माध्यम से उन सारे नौजवान बच्चों को, नौजवान दोस्तों से बस एक ही बात कहता हूँ कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। हर सफलता के पीछे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया जो है ना, इसने बच्चों को मेहनत करना बंद करवा दिया। 5 कविताएं लिख लीं और सोशल मीडिया पे डाल दी, वहाँ 500 लाइक आ गए। लाइक में क्या, केवल अंगूठा ही तो दबाना है, वो पूरी कविता भी नहीं पढ़ता। आगे बढ़ाए, उसमें 6 ऑप्शन है, कौन कौन सा आप लाइक का बटन दबाना है, वो ये समझ बैठता है। सोशल मीडिया क्या है मालूम है? ये आभासी दुनिया है, फॉल्स दुनिया है। यहाँ आप जो कुछ नहीं है वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप असल ज़िंदगी में आएंगे तो वहाँ आपको अपना असल चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो नौजवान बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि असल ज़िंदगी में लौटें। ये सोशल मीडिया से आपने को कभी मानना, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मेहनत करिए, अच्छे अच्छे कवियों को पढ़िए, किताबें ख़रीदिए, उनके दीवान पढ़िए, उनकी गीतों की किताब पढ़िए, नीरज जी को पढ़िए, कुंवर बेचैन जी को पढ़िए, और भी बहुत सारे रचनाकार हैं जिन्होंने गीत अच्छे अच्छे लिखे हैं। शायरों को पढ़िए, बशीर बद्र को पढ़िए, राहत इंदौरी साहब को पढ़िए, इन सब को पढ़िए। उसके बाद फिर देखिए कि इन्होंने कविताएं कैसे लिखी हैं, उनसे सीखिए। उसके बाद अब तो आपके पास बहुत सहूलियत है। यूट्यूब, आप यूट्यूब पे जाइए, राहत इंदौरी को सुनिए और उनको देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है ये आदमी। परफॉर्म करना सीखिए। ये नहीं कि आपने 5 कविताएं लिख दी और विष्णु सक्सेना को फ़ोन कर दिया, सर मैं आपके साथ कविता पाठ करना चाहता हूँ, ऐसा कोई मौका निकालिए। ऐसे नहीं होता है। लोगों की उम्र चली जाती है, उम्र खप जाती है पूरी, तब जाके कहीं दीदावर पैदा होता है, तब कहीं जाके वो एक मोती मिलता है। तो पहले खूब पढ़िए, फिर सीखिए, फिर लिखिए, तब जाके कविता की तरफ ये सोचिए कि हम कुछ अब बनने लायक हो गए। बहुत जल्दी सब कुछ नहीं आएगा हाथ में। बस सारे बच्चों से यही कहता हूँ कि आप खूब मेहनत करिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। जी सर, और सर अंत में सर मैं बस एक आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी पसंद की कोई भी गीत या कोई भी कविता की कोई भी 4 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाना। इस समय मेरे टारगेट यूथ है। अगर मैंने बच्चों को अपनी 4 लाइनों से कुछ उनमें परिवर्तन कर दिया तो शायद मैं समझूंगा कि मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। इस समय डिटोरिएशन का युग चल रहा है, पतन का युग है। इस समय हर चीज़ में गिरावट है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धार्मिक आध्यात्म हो, चाहे सामाजिक हो, सोशल हो। तो अगर हम इन सब चीज़ों से हट जाते हैं तो हम अपने को सरवाइव कर लेंगे। मैं बस नौजवान दोस्तों से यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ अचीवमेंट मिले तो उस पर घमंड मत करिए। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हों खिड़कियाँ फिर भी ना उजाला होगा। खुद की परछाइयाँ जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। इसलिए घमंड मत करिए, नॉर्मल रहिए। बहुत तालियां मिल जाएं तो इतराइए मत। जिस दिन तालियां न मिलें उस दिन
तकिए में सर रख के रोइए मत, संभाव रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी इतनी मोटिवेशनल लाइंस के लिए, और सर यूथ को इतना मोटिवेट करने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। तो ये थे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, जिन्होंने अपनी कविताओं के बारे में, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातों के बारे में हमें बताया। ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूं कृष्णा शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद।